सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपने ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का सेकंड लेसन चल रहा था और सेकंड लेसन में पॉइंट चल रहा था अपना लघु बीजाणु या परागकण। और पिछले लेसन में अपना पॉइंट यहां तक हो चुका था कि लघु बीजाणु जो बनते हैं ये चार के समूह में पाए जाते हैं और इन चारों लघु बीजाणुओं के समूह को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि लघु बीजाणु चतुष्क में जितने लघु बीजाणु होते हैं उनके जुड़ने का, उनके व्यवस्थित होने का क्रम अलग अलग पाया जाता है और उसके आधार पर चतुष्क 5 प्रकार के बताए थे। 5 प्रकार में पहला बताया था आपको चतुष्फलकीय, सेकंड बताया था समद्विपार्श्विक, थर्ड बताया था क्रोशित, फोर्थ बताया था टी शेप यानी टी आकार और 5 नंबर का बताया था रेखिक। ये 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं जिनके बारे में अपन कल चर्चा की थी। आपको यह भी बताया था कि एक चतुष्क में, जैसे मान लीजिए ये लघु बीजाणुओं का एक चतुष्क है और इस चतुष्क में ये चारों लघु बीजाणु एक मोटी भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। ये मोटी भित्ति इन चारों को जोड़े रखती है। इस भित्ति का निर्माण कैलोस नामक पदार्थ से होता है। अब बात आती है कैलोस क्या है। कैलोस एक पॉलीसेकेराइड होता है। जब लघु बीजाणु का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है उस समय एक एंजाइम का निर्माण होता है और उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। ये एंजाइम इस कैलोज नामक पदार्थ का विघटन करता है। विघटन करने के कारण ये भित्ति गल जाती है, टूट जाती है और टूटने के बाद चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। पृथक होने के बाद इन्हें लघु बीजाणु न कहकर इन्हें कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। यहां तक की चर्चा अपन ने कल कर चुके थे। आज पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए यह देखा गया कि कुछ पौधों में पराग कण आपस में जुड़कर एक समूह बनाते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक समूह बना लेंगे। इस प्रकार से समूह बना लेते हैं। इस प्रकार का समूह बना लेंगे। इधर भी इस प्रकार का समूह बनाते हैं।
ये समूह बन जाता है और इस प्रकार से पराग कणों का जो समूह बनता है, उस समूह को, ये जो पराग कणों का समूह बनता है, इस समूह को पराग पिंड या पोलेनियम कहते हैं। यानी ये जो पराग कणों का एक समूह बनता है, गुच्छा बनता है, इस गुच्छे को कहते हैं पराग पिंड या पोलेनियम। और ऐसा किसमें देखा गया, इसका एग्जाम्पल है आक, जिसे अपन कैलोट्रोपिस भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कैलोट्रोपिस भी कहते हैं। और कुछ आर्किड पादपों में भी ऐसा देखा गया है। जो आर्किड्स पादप होते हैं, जो आक होता है, कैलोट्रोपिस होता है, इनके अंदर पोलेनियम या परागपिंड नामक संरचना पाई जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं, ये अनेक चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं। यानी चार चार लघु बीजाणुओं का समूह होता है जिसे चतुष्क कह रहे हैं। ये चतुष्क आपस में जुड़कर एक जटिल संरचना बनाते हैं। तो ऐसा किसमें देखा गया, इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा और टाइफा। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा और टाइफा। एक चीज तो मैंने ये बताई कि जो आक होता है और जो आर्किड्स होता है, आक और आर्किड्स में तो क्या होता है कि पराग कण आपस में गुच्छा बनाते हैं, जबकि ड्रोसेरा और टाइफा में यह होता है कि जो चतुष्क बन रहा है लघु बीजाणुओं का, वो अनेक चतुष्क मिलकर के क्या बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे। तो ऐसा किसमें देखा गया, ड्रोसेरा और टाइफा में। एक बात ध्यान देने की यह है, जब किसी चतुष्क में, वैसे देखा गया कि जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है, इस चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होते हैं। कितने लघु बीजाणु होते हैं, 4 लघु बीजाणु होते हैं, इसीलिए इसे चतुष्क कहते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ अपवाद स्वरूप पौधों में चतुष्क के अंदर 4 लघु बीजाणु न होकर के 4 से ज्यादा लघु बीजाणु पाए जाते हैं। अर्थात जब किसी चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हों तो उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता, जिसे इंग्लिश में पॉलीस्पोरी कहते हैं। इसे इंग्लिश में पॉलीस्पोरी कहा जाता है। तो सीधी सी बात यह है, बहुबीजाणुता का मतलब यह होता है कि लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से ज्यादा होती है। तो 4 से जब ज्यादा होती है तो इसे क्या कहा जाता है, बहुबीजाणुता। क्लियर, यहां तक का पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, और इसके अलावा इसको क्लियर करने के लिए आप अपनी बोर्ड की जो बुक चलती है उसमें भी आप कंसल्ट कर सकते हो। आगे आता है अगला जो नया पॉइंट है वो है, और पॉइंट का नाम है परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन, जिसे एंथर डिसेशन कहते हैं। देखिए, परागकोश ये पुंकेसर का भाग है जो 2 पालियों का बना होता है, और परागकोश में लघु बीजाणु या परागकण भरे होते हैं। स्फुटन का मतलब होता है टूटना, या इसी को कह सकते हैं खुलना, क्योंकि जब परागकोश टूटेगा या खुलेगा तो ही इसमें पाए जाने वाले परागकण बाहर आ पाएंगे। यदि ये बंद रहेगा, खुलेगा नहीं, तो अंदर पाए जाने वाले परागकण बाहर नहीं आ पाएंगे। तो परागकोश का खुलना ही क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन। तो सीधी सी परिभाषा आ रही है कि जो परागकोश होता है, जो पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है, इस परागकोश का खुलना
क्या कहलाता है? परागकोश का स्फुटन। क्लियर। अब बात यह आती है कि परागकोश के स्फुटन में सहायक कौन है, इसको खुलने में सहायता कौन देता है? देखिए यहां ध्यान देने की बात है, आपको मैंने बताया था कि जो लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है, लघु बीजाणुधानी की भित्ति में मैंने 4 परतें बताई थी, और इसमें एक परत होती है जिसका नाम है अंतस्थीसियम। क्या नाम है इसका? अंतस्थीसियम, जिसको अंतस्तर भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अंतस्तर। और इस अंतस्तर की कोशिकाओं में एक विशेषता बताई थी मैंने कि इस स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं वो आर्द्रताग्राही होती हैं। कैसी होती है? आर्द्रताग्राही, वातावरण की नमी का अवशोषण करती है। इस अंतस्थीसियम नामक जो परत होती है, इस परत के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को कहते हैं, इनको कहते हैं ओष्ठ कोशिका। अंतस्थीसियम के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं ओष्ठ कोशिका, और इन्हीं को कहते हैं स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल। ये जो अंतस्थीसियम की जो ओष्ठ कोशिका होती हैं, ये कोशिका परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है, यानी इसको खोलने में सहायता प्रदान करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं, ये जब शुष्क अवस्था में आती हैं, तो शुष्क अवस्था में आने के बाद इनकी कोशिकाओं में खिंचाव होता है, और खिंचाव के साथ ही परागकोश खुल जाता है। इस खुलने की प्रक्रिया को कहते हैं परागकोश का स्फुटन। प्रिय छात्रों, अब जो स्फुटन होता है ये 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। और स्फुटन के 4 प्रकार में कौन कौन सा टाइप है? तो स्फुटन का प्रकार 4 प्रकार से होता है। देखिए कौन कौन सा है इसमें। देखिए फर्स्ट होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्फुटन। सेकंड है वो है लंबवत स्फुटन। थर्ड है छिद्रित स्फुटन, और 4 नंबर का है कपाटीय स्फुटन। इस प्रकार से परागकोश का स्फुटन होता है, वो 4 प्रकार से होता है। और 4 प्रकार में मैंने टाइप बताया आपको। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है लंबवत, एक होता है छिद्रित, और एक होता है कपाटीय। देखिए अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है कि जो परागकोश, जैसे अपने देखा था कि परागकोश की ये दोनों पालियां होती हैं, ये पालियां होती हैं, और नीचे की तरफ ये कुतंतु होता है, ये इसका योजी भाग होता है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जो कि जो सीधी अक्ष होती है, सेंट्रल जो एक्सिस होती है, उस सेंट्रल अक्ष से परागकोश की जो दोनों पालियां होती हैं, ये ऊपर से ढक्कन की तरह खुल जाती है। किसकी तरह खुलती है? ढक्कन की तरह। जैसे एक लोहे का पीपा होता है, उसमें अपन ढक्कन खोलते हैं ऊपर से, तो इस प्रकार से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो खुल जाता है। इसे कहते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। और अनुप्रस्थ जो स्फुटन होता है वो किसमें पाया जाता है? तुलसी में। ऐसा कौन से पौधे में देखा गया है जिसमें परागकोश का स्फुटन अनुप्रस्थ विधि से होता है? ऐसा तुलसी में देखा गया है। उसके बाद आता है लंबवत। और लंबवत जो होता है, लंबवत में क्या होता है? लंबवत में खड़ी दरारें पड़ती हैं, ऐसे खड़ी दरारें पड़ेगी इस प्रकार से। उसमें तो ढक्कन ऐसे खुला था, अब यहाँ ऐसे खड़ी दरारें पड़ेगी सीधी, और जो दरारें पड़ेगी उन दरारों से परागकोश के भीतर जो परागकण हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अपन लंबवत। और लंबवत जो स्फुटन होता है वो पाया जाता है धतूरा और कपास में। आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं
कि कौन से पौधे में परागकोश का स्फुटन किस विधि से होता है। तो तुलसी में मैंने बताया आपको कि इनमें परागकोश अनुप्रस्थ विधि के द्वारा स्फुटित होता है, जबकि धतूरा और कपास के अंदर जो परागकोश का स्फुटन है वो लंबवत होता है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में तीसरा आता है छिद्रित। तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि जो ये परागकोश की पालियां होती हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से एक मटका होता है, मटके की तुलना आप परागकोश से कर सकते हो, और मटके के अंदर मान लीजिए अपन छोटे छोटे कंकड़ डाल दें, उन कंकड़ों की अपन तुलना कर सकते हैं परागकणों से। उस मटके के चारों तरफ अपन छोटे छोटे छिद्र बना दें, तो जो अंदर वाले कंकड़ हैं जिनको परागकण की संज्ञा दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो उन छिद्रों के द्वारा अंदर वाले परागकण बाहर यानी कंकड़ बाहर आ सकते हैं। तो परागकोश की पालियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं छिद्रित स्फुटन। और छिद्रित स्फुटन जो होता है वो किसमें देखा गया है, इसका एग्जाम्पल है मकोई, जिसको अपन सोलेरम नाइग्रम कहते हैं। इसके बाद में जो चौथा आता है वो आता है कपाटीय। कपाट 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 का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये आपका परागकोश है, और ये परागकोश है। परागकोश में जैसे मान लो इधर से ऐसे ऐसे कपाट की तरह, किवाड़ की तरह, खिड़की की तरह खुलेगा, इस प्रकार से कपाट खुलेगा। तो कपाट की जो दरार है, इस दरार से अंदर वाले परागकण बाहर आ जाते हैं। तो किवाड़ की तरह, खिड़की की तरह जो परागकोश की भित्ति है वो खुल जाती है और अंदर के परागकण बाहर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं कपाटीय स्फुटन, और इसका एग्जाम्पल है बारबेरी। इसका एग्जाम्पल है बारबेरी। तो इस प्रकार से परागकोश का स्फुटन 4 प्रकार का है। आपको टाइप याद करना है और उस टाइप का एग्जाम्पल याद करना है। पहला बताया मैंने अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तुलसी में पाया जाता है। लंबवत, लंबवत में खड़ी दरार पड़ेगी, और उसका एग्जाम्पल बताया मैंने कपास और धतूरे में बताया। तीसरा बताया मैंने छिद्रित, और छिद्रित में परागकोश की पालियों में छिद्र बनेंगे, उन छिद्रों से परागकण बाहर आते हैं, और उसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको मकोई। और चौथा बताया मैंने कपाटीय। कपाटीय में किवाड़ की तरह परागकोश खुलेगा और उससे अंदर के परागकण बाहर आ जाएंगे, और उसका एग्जाम्पल बताया मैंने बारबेरी। तो आपको ध्यान में देने की मेन मुख्य बात यह है कि परागकोश के स्फुटन में एक तो परागकोश की भित्ति का कौन सा स्तर सहयोग करता है, उसका आंसर होगा अंतस्थिस्यम। उसके अलावा ध्यान देने की यह कंपटीशन का एक प्रश्न है कि अंतस्थिस्यम की कौन सी कोशिकाएं परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, जिनको अपन ओष्ठ कोशिका या स्टोमियम सेल्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में नया पॉइंट आता है, और नया पॉइंट है वो है, नया पॉइंट है नर युग्म कोदभिद। इसे अपन मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। बढ़िया पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे। अब इस पॉइंट पे अपन क्लियर विस्तार से चर्चा करेंगे। नर युग्म कोदभिद क्या है? तो नर युग्म कोदभिद किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा है कि जो परागकण है जिसका निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है, जब उसका अंकुरण हो जाता है, नमी लेकर के परागकण जब अंकुरित हो जाता है, तो अंकुरित परागकण को ही अपन क्या कहते हैं, नर युग्म कोदभिद। तो अपन लिख सकते हैं कि अंकुरित परागकण को नर युग्म कोदभिद कहते हैं। अंकुरित जो परागकण होता है उसे नर युग्म कोदभिद कहा जाता है। सीधे से एक लाइन की परिभाषा है कि जो अंकुरित जो परागकण है उसको क्या कहते हैं, नर युग्म कोदभिद कहते हैं। एक जनरली सी बात है, नर युग्म कोदभिद क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं उसका कारण यह है कि जो परागकण होता है उस परागकण में नर युग्मक पाए जाते हैं, और नर युग्मक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है,
नर युग्म कोद्भिद। प्रिय छात्रों, आपको पता होगा कि जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु और लघु बीजाणु से ही आपको पता है किसका निर्माण होता है, परागकण का। तो लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्म कोद्भिद, नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। प्रथम कोशिका, ध्यान में रखने की बात है, कंप्यूटर लाइक पर्सन है, आपके पर्सन आ जाए कि नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है। तो नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी की प्रथम जो कोशिका होती है वो कहलाती है लघु बीजाणु या परागकण। फिर बोल रहा हूं मैं, लघु बीजाणु और परागकण एक ही चीज है, केवल इनमें विकास और परिवर्तन का फर्क होता है। अपरिपक्व अवस्था होती है तब उसको कहते हैं लघु बीजाणु। जब इनका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं और जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तब इनको लघु बीजाणु नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और इस परागकण में अंकुरण के बाद, कद अंकुरण के बाद, और अंकुरण के बाद इसमें किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक बनने के कारण ही परागकण को क्या कहा गया है, नर युग्म कोद्भिद अवस्था। तो नर युग्म कोद्भिद का निर्माण किससे हुआ, लघु बीजाणु से कह दो या फिर परागकण से कह दो। तो सबसे शुरुआत कहां से हुई, लघु बीजाणु या परागकण से। तो प्रथम अवस्था क्या कहलाई, लघु बीजाणु या परागकण। क्लियर। ये थोड़ा पॉइंट बड़ा है, इस पॉइंट को एक साथ समझने के कारण इस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लेक्चर में यहां पढ़ाया जाता है उसको आप अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। इसके अलावा आप अपने बुक की भी हेल्प ले सकते हो। बुक बोर्ड एग्जाम, बोर्ड की तरफ से जो चलती है उसी का देखना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर पेपर इसी से बनता है। और बाकी यदि कोई कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हो, वो अपने जब रनिंग की कक्षाएं आएंगी, स्कूलें चलेंगी, उस समय में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे तो कोई बात नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर भी यदि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो वो आप बाद में पूछ सकते हो। क्लियर। ओके।